नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। हरियाणा विधानसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में कई मुद्दे गूंजे। सदन में चाहे एचपीएससी घोटाले का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा हो या फिर सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं का मुद्दा, या फिर यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत वापस लाने का मुद्दा, या फिर फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा, सभी मुद्दे गूंजे विधानसभा में जमकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। और कादियान ने एचपीएससी घोटाले का मुद्दा भी सदन में उठाया और सरकार को पुरजोर तरीके से घेरते हुए कहा कि सरकार के ही नुमाइंदे नौकरियों के लिए पैसे ले रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष रटी रटाई बातें कर रहा है और सदन के आखिर तक विपक्ष ऐसी ही बातें करता रहेगा। तो वहीं विपक्षी नेताओं में कुछ तो सीएम मनोहर लाल के सीने पर मूंग दलने की बात कर रहे हैं। खैर, सदन के भीतर विपक्ष ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं और सरकार की ओर से क्या कुछ पलटवार किया गया है, यह भी आपको बताएंगे। सदन में क्या कुछ हुआ, पहले आप वो बयान सुनिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। एक पक्ष की पूरे तरीके से वर्णन किया गया है, एक पक्ष को डिटेल अपने मुंह मियां मिट्टी एक्सप्लेन किया है, ये न्यू ये वो ये प्लान, ये ठीक है। लेकिन होना ये चाहिए था कि हमको पता है कि ये कहां लिखा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि भाई ये मंत्रिमंडल स्वीकार करता है और गवर्नर साहब की पकड़ा दिया जाए। तो होना ये चाहिए था कि इसमें अगर हम एक पक्ष दूसरे पक्ष को बिल्कुल ब्लैक आउट कर देंगे तो ऑनरेबल स्पीकर सर फिर अपने मतलब हम अपनी प्रशंसा करते करते अगर कमियां छिप गई तो ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में है नहीं। ये बात, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये गवर्नर का एड्रेस है, अभिभाषण है, ये विजनरी डॉक्यूमेंट है, ये दर्पण है सरकार का। इसमें दशा और दिशा जो है वो दर्शाई जाती है। वो स्पीकर सर, दशा दिशा के बारे में आप भी चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूं, प्रदेश की जनता भी चिंतित है। इसमें गवर्नर साहब भी सुबह उठते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया भी देखते होंगे, उनके डेपुटेशन भी उनसे मिलते हैं। कोई नौकरियों में पैसे के ले रहा है, कोई मर्डर हो रहे हैं, कोई अपने हकों के लिए मिल रहा है, वो बात भी करते होंगे, आप भी मिलते हो। उनको भी, गवर्नर साहब को भी पता है कि हरियाणा प्रदेश के जो विजुअल हैं, जो हालात हैं, वो ठीक तरह के नहीं है। उसमें चिंता की लकीरें हैं और वो चिंता की लकीरें इसमें ना दिखाई दें तो फिर स्पीकर साहब ये लगता नहीं है कि यह अभिभाषण है। अध्यक्ष महोदय, हम सब एक जिम्मेवार सदस्य के नाते से इस अगस्त हाउस के सदस्य हैं। यहाँ जो भी कोई बात बोली जाए जिम्मेवारी से बोली जाए, तथ्यों के साथ बोली जाए, और हाँ, जो कोई ऐसी गंभीर बात उसका सोर्स अगर नहीं बताया जाए तो सदस्य, उस माननीय सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हाँ, आप लेके आओ, फिर आ जाऊंगा। हमने तो आपकी छाती पर मूंग डलना है पीएम साहब, ये मैं बता दूं आपको। हम नहीं, लेकिन आपके मंत्री की तरह से नहीं। ये गोवेलियन मिनिस्टर हर जगह दूर, यूरिया मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, कहीं मिल रहा है भाई? रूलिंग पार्टी वाले बता दो कहीं मिल रहा हो। तो आपने देखा कि सदन में क्या कुछ रहा, किस तरीके से पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। विपक्ष की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को विपक्ष की तरफ से रखा गया। तो वहीं खुद को डिफेंड भी किया गया सरकार की तरफ से। सीएम मनोहर लाल ने जवाब भी दिया, तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी जवाब दिया। और इसी के साथ आज सदन की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर हंगामेदार ये दूसरा दिन सदन का देखने को मिला और कई गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए सत्ता पक्ष पर।
सीएम ने फसलों की गिरदावरी को लेकर और मुआवजे को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। ये माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रबी 21-22 की फसल चल रही है और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांव में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी, लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहेगा स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। आज तो ये गेहूं और चने का जो इस समय की सरसों की जो गिरदावरी है वो 28 को खत्म हुई है। 28 के बाद 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान शुरू होता है। तो स्पेशल गिरदावरी अब जो जो जहां का है वो लिख के दे देंगे उनकी सबकी। तो कई मुद्दे आज सदन में गूंजे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो, यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने का मुद्दा हो या फिर फसलों की गिरदावरी का मुद्दा। कई मुद्दे जिन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी बात रखी। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रटी रटाई बातें कर रहा है विपक्ष और सदन के आखिर तक विपक्ष यही बातें करता रहेगा। तो आज सदन में क्या कुछ हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस तरीके से हंगामा हुआ, ये हमने आपको दिखाया। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से खुद को डिफेंड किया गया, ये भी आपको दिखाया। और जो मुद्दे सदन में आज गूंजे, चाहे वो एचपीएससी घोटाले का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो, यूक्रेन में फंसे छात्रों का मुद्दा हो, फसलों की गिरदावरी का मुद्दा हो, आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पक्ष और विपक्ष की राय। तो इन्हीं मुद्दों पर आज होंगे सवाल और जवाब। हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में कई मुद्दे गूंजे। एचपीएससी घोटाले के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि लगातार विपक्ष घेरता आ रहा है और ये बड़ा आरोप है कि रोजगार देने में सरकार असमर्थ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक आरएस कादियान ने यह भी कहा कि सुशासन सहयोग जो सहयोगी है वो पैसा ले रहे हैं, दफ्तरों में भ्रष्टाचार चल रहा है, दफ्तरों में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए गए, तो वहां खुद को डिफेंड भी सरकार की तरफ से किया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, उससे सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपरी जुड़ी हैं जो कि हैं बीजेपी की प्रवक्ता, विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता है, और इसी के साथ जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर और हमारे इस खास डिबेट में। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग चिल्लाएंगे नहीं, जनता तक आपकी बात पहुंचे, आप फैक्ट के साथ अपनी बात को रखेंगे ताकि आपकी जो बात है, जो असल मुद्दे हैं जनता के, वो जनता तक पहुंच सके। सबसे पहले वंदना जी मैं आपका रुख करूंगी। बड़ा आरोप, बड़ा मुद्दा सदन में आज जो गूंजा वो है बेरोजगारी। रोजगार देने में आपकी सरकार जो है वो असमर्थ रही है। विपक्ष का सबसे बड़ा हमला ये रहा आज। देखिए ज्योति जी, मैं आपका नाम सही ले रही हूँ? जी, मोनिका गुप्ता। माफ कीजिएगा, मोनिका जी। मोनिका जी, सबसे पहले मैं जब आपकी जब डिबेट शुरू हुई तब भी मैं सुन पा रही थी, मैंने सदन में भी सुना कि किस प्रकार के जो कांग्रेस के नेता हैं रघुवीर कादियान जी, उन्होंने कहा कि सरकार अपने मुंह मिट्ठू बन रही है, मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। अगर हम अपनी कोई अच्छाइयां बताते हैं तो उसको, अगर आपको लगता है कि हम मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं तो आप जो मर्जी समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने कुछ अच्छे काम किए तो उसको हम गिनवाएंगे जरूर, और ये हमारा काम भी है कि अगर
जितने भी हमने एफर्ट्स किए हैं जनता के लिए, जितने भी हम कामों को किया वो हम जनता के दरबार में लेकर आएंगे। ये भी हमारा एक काम है। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता था ना कि अब ये बेचारे क्या गिनवाते, जीजा जी को लेकिन जमीन वंदना दे जी, दी, CLU के नाम पर रोजगार युवाओं को नहीं मिला है, आंकड़े भी कुछ रखे गए विपक्ष की तरफ से। मैं उस पे भी आ रही हूँ, ठीक है, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। जवाब दूंगी, आप समय देंगे मुझे लगता है जी मोनिका जी, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है तो समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहला अपना विषय कंप्लीट कर लूं तो मैं रोजगार पे भी आऊंगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो कांग्रेस सरकार के समय में होता था कि जीजा जी को जमीन दे दी, CLU करवा दिया, भर्ती और बदली में किस प्रकार से पैसे चलते थे और नेताओं के नाम आते थे, मुख्यमंत्री तक का नाम था। आप यहाँ पर देखें कि अगर कोई ऐसा ऑफिसर जो पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार करते हुए तो हम उसको बख्शते नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हम उसको पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन उस भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं को युवा क्यों सफर करे इस प्रदेश के? जो कोशिशें हैं वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन युवा सफर नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, अगर आपको याद हो कि किस प्रकार से PTI टीचर्स की, ड्राइंग टीचर्स की भर्ती रद्द की गई, इतने सालों तक नौकरी कर ली और उसके बाद पता चला कि अनियमितताएं बढ़ती गई और नौकरियां खत्म की गई। जिन्होंने ये सब किया वो तो आराम से बैठे हैं, लेकिन झेलना किसको पड़ रहा है? जिन्होंने ये नौकरियां ली। वंदना जी, आज हर सेक्टर के युवा, हर सेक्टर के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो। बेरोजगारी को लेकर लोग, युवा जो है सड़कों पर उतरे हैं। मोनिका जी, आपका कोई और प्रश्न है तो वो भी जोड़ दीजिए, एक एक का जवाब दे दूंगी, पर एक सेंटेंस बोलते आप बोलने लग जाते हैं। आपको एटलीस्ट बात तो सुननी चाहिए। आपके जितने प्रश्न एक साथ कर लीजिए, मैं सबका जवाब दे दूंगी, एक एक करके जवाब दूंगी। मुझे स्थिति का मालूम है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगी हर एक बात को। आप कह रहे हैं कि युवा जो है वो सफर नहीं करे, बिल्कुल उनको सफर नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर पेपर लीक करने की कोशिश की गई है, पेपर लीक हो रहा है, तो उसका असर उन योग्य छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें पेपर उस समय उसको रोकना पड़े, हम पेपर कैंसिल कर देंगे, दोबारा करवाएंगे। योग्य बच्चे क्यों भुगते उसके लिए? जो चोरी करने की कोशिश कर रहा है, जो नकल करने की कोशिश कर रहा है, उसको फायदा किसी कीमत पर नहीं पहुंचाया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, जो योग्य बच्चे हैं उनका पेपर कैंसिल हो गया, दूर तक गए हैं, पेपर देकर आए हैं, पेपर कैंसिल हो गया, वो फिर भी एक बार साइन कर लेंगे, लेकिन ये साइन नहीं कर पाएंगे कि अयोग्य बच्चों को नौकरी दे दी गई। कौन सी स्थिति बेहतर है वो अच्छे से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर बात कर रहे थे रोजगार की, कि रोजगार के मैं आपके पूरे आंकड़े दूंगी। यहाँ पर NLD के भी प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, इनके पास कोई आंकड़े तो बताइएगा। मार्च 1999 से लेकर 2005 तक 5125 सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 2014 तक तकरीबन 66,000 और 19,000, मैं पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों की मैं गिनवा रही हूँ, नौकरी दी गई। और अभी तक हम 84,000 नौकरियां जो है सरकारी दे चुके हैं। 3.5 लाख हम जो है निजी क्षेत्रों में नौकरियां दे चुके हैं। इसके अलावा हमने बच्चों को स्किल्ड किया है, चाहे वो आप पलवल की बात कर लीजिए, विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, पंचकुला की बात कर लीजिए। बच्चों को हम स्किल करेंगे तभी उनको नौकरी मिलेगी, और स्किल्ड बच्चे होंगे। क्या स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, क्या अलग से कोर्सेज हैं जो कि प्रदेश के युवाओं के लिए आए हैं, जो कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उनको जॉब मिले? देखिए, जो श्री विश्वकर्मा कौशल विद्यालय है और उसके अलावा पंचकुला में बहुतकनीकी बहुकौशल प्रशिक्षण क्षेत्र है, जिसमें 150 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है और ये 28 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। उसके पीछे कारण यही है कि स्किल्ड होंगे तो उनको जॉब भी मिलेगी। आपको मालूम है 48,000 उद्योग जो है यहाँ पर नए लगाए गए हैं। अभी आप गुड़गांव की बात कर ले तो अमेजन ने, ATL ने, फ्लिपकार्ट ने, मारुति ने अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाया है। तो जितने ज्यादा वेयर हाउसेस आएंगे, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, उतनी ज्यादा उनको जॉब्स मिलेगी। एक कोरोना समय में जरूर थोड़ा हमें सेटबैक लगा, लेकिन 75% आरक्षण, ठीक है, उस टाइम पीरियड से, लेकिन 75% आरक्षण का मुद्दा जब से आया है ना वंदना जी, तमाम जो ज्यादातर 500 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 500 के करीब कंपनियां ऐसी है प्राइवेट सेक्टर्स में जो कि नोएडा शिफ्ट होने की कगार पर है। देखिए, लॉस भी है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए मोनिका जी, जो ये इंडस्ट्रीज है कहीं पर शिफ्ट नहीं होंगी। जो हमने एक स्लैब रखा है 30,000 जरूरी आप उनको रोकें, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा राजस्व को भी, प्रदेश को भी, युवाओं को भी। कहीं नहीं जाएंगी इंडस्ट्रीज, कहीं नहीं जाएंगी। आप ये देखिए 30,000 का स्लैब रखा है, 30,000 की जो नीचे की नौकरियां हैं उसको रखा गया 75%, तो वो अधिकतर अनस्किल्ड में आती है। तो इंडस्ट्रीज इस वजह से नहीं जाएंगी। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने आकर कहा भी है
कि हम इसमें साथ हैं और इस प्रकार से ये काम होना चाहिए। और आप बहरहाल, देखेंगे कि इसका अभी तक इसका किसी फायदा कंपनी की तरफ से ये युवाओं को सुना होगा। नहीं गया है। खैर, आप बोल रही है तो ठीक ही होगा। ठीक है, अभी क्योंकि लंबा समय तो सभी पक्ष की मैं बात सुनना चाहती हूँ। आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जी भी हैं कांग्रेस से। जितेंद्र जी, लगातार बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर आप बात कर रहे हैं। जो अभी तक आंकड़े रखे गए, जो बात कही गई वंदना जी की तरफ से, संतुष्ट हैं आप? वो तो कह रही हैं कि युवा जो है वो सफर नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज जो हरियाणा के हालात है, मैं आपके सम्मानित चैनल पे बताना चाहता हूं मोनिका जी। जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को चला रही है, मैं समझता हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टाका से भाजी टाका से खाजा वाली कहावत चरितार्थ होती। जिस प्रकार भाजपा जजपा की सरकार प्रदेश में अपना एक डंडे से शासन कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा आज कांग्रेस ने सदन में उठाया, बजट सत्र में उठाया। उसके साथ में यूक्रेन के 2000 से ऊपर हमारे हरियाणा के जो छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, उनकी बात है, तो वो भी मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आज हमने सदन में मामला उठाया है। आपने देखा, मैं हरियाणा की बात करूंगा, देश की बात ना करके सिर्फ हरियाणा की मैं बात करता हूं। अभी पलवल का इन्होंने जिक्र किया, स्किल्ड यूनिवर्सिटी जो पलवल के धुदौला गांव में है, मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस यूनिवर्सिटी से कोर्स क्यों है ये बताएंगे। इन आंकड़े लेके बैठी हैं, आज आंकड़े लेके मैं भी बैठा हूं, तो ये मुझे बता दें, जो दुधौला गांव में 28 करोड़ की लागत से स्किल्ड यूनिवर्सिटी जो बनाई है, उस यूनिवर्सिटी से कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितनी मदर यूनिट इन्होंने लगाई है यहाँ पर आईएमटी में, कितनी गुड़गामा फरीदाबाद जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो राजस्व सबसे ज्यादा देते हैं, हरियाणा के पेट को भरते हैं गुड़गामा और फरीदाबाद, कितने असंगठित क्षेत्र में इन लोगों ने युवाओं को रोजगार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने देखा कि हरियाणा के अंदर खाद के ऊपर, यूरिया के ऊपर हमारे यहाँ किसान ने आत्महत्या की, जो शर्मनाक बात है। उसके तो साथ साथ मैं कब आपको से चल बताना रही चाहता है, हूं, वो तो रुक ही नहीं किसान रही है। से ये तो ज्यादा दुर्भाग्य है देश का, प्रदेश का। ये तो दुर्भाग्य है कि ये तमाम जो सरकारें रही है, चाहे पिछली हो चाहे अब की हो, आत्महत्याएं रुक ही नहीं रही। मोनिका जी, जी बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, चाहे सरकारें कोई भी रही हो, किसान की आत्महत्या नहीं रोक पाए हम, ये दुर्भाग्य है देश का, स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं मैं। अब मैं मोनिका जी आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आंकड़े इन्होंने कहा कि 84,000 हमने भर्तियां यहां पर दी हैं, लोगों को लगाया है, सरकारी नौकरियां दी हैं प्रदेश के युवाओं को। 1,66,000 लोगों को इन्होंने निकालकर, और जो ये कौशल इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया हुआ, ठेकेदारी प्रथा निजीकरण जो इन्होंने विभागों में किया हुआ है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा शोषण है प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश के कर्मचारियों का, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हो, शोषण आपके समय पर नहीं हुआ था क्या? शोषण आपके समय पर नहीं हुआ था जब 7200 कांस्टेबल भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई? आप देख लीजिए, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश की जनता पर, जो बढ़ता जा रहा है, निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2008 में जब वैश्विक सुनामी आई थी, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को रोजगार देकर, देश के प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार ने उस समय हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। इन लोगों ने लोगों के रोजगार ज्यादा छीने हैं, उसके अपितु इन्होंने बहुत कम रोजगार यहां पर मुहैया कराए हैं, और निजीकरण इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया कि आज आप देख सकते हैं, निजीकरण की नीति की वजह से आज हमारे पास हमारी एयरलाइंस नहीं है। हमें एयरलाइंस आज देख सकते हैं कि पीएमओ के ऊपर जब विपक्षी दलों ने दबाव बढ़ाया, तब जाकर पीएमओ को चुनाव प्रचार से मुक्ति मिली, मुद्दा जो है वो सदन के मुद्दों को लेकर हम कर रहे हैं। निजीकरण पे मैं अलग से एक डिबेट रख लूंगी, तब आप बात कर लीजिएगा। चंदेलिया जी, बेरोजगारी हमारा अहम मुद्दा है। बेरोजगारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सौंदर्यीकरण विकास के लिए, स्मार्ट सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जब तक आप सरकारी विभागों में आप सरकारी नौकरियां नहीं देंगे युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को, तब तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। हमारी नेता हरियाणा की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने पत्राचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कई बार पत्राचार किया है। हमारे नेता सीएलपी लीडर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पत्राचार किया है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। हम इनकी छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे। जो रघुवीर सिंह कादियान ने कहा है, वही बात उनको, मैं उस बात को मजबूत करते हुए कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते हम विपक्ष का धर्म निभाते रहेंगे। प्रदेश की जनता की आवाज धर्म सब निभा रहे हैं, चाहे किसान की सत्ता पक्ष भी अपना धर्म निभा रही है, विपक्ष भी अपना धर्म निभा रहा है।
लेकिन उसका फल जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? धृतराष्ट्र की सिंहासन पर बैठा हुआ है सत्ता पक्ष, धृतराष्ट्र के ठीक है सिंहासन पर। चंदेलिया जी, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। नहीं दिखती उसको, किसान ठीक है की चंदेलिया आत्महत्या नहीं जी, दिखती उसको। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी और आपके सवालों के मैं जवाब लूंगी भी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। देखिए 2400 कंपनियां मैं हरियाणा से उठ चुकी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 500 के आंकड़े तो आपने बताए हैं कि 500 कंपनियां यहां से उठकर हरियाणा से जो सबसे ज्यादा कंपनियां गुड़गांव फरीदाबाद से नोएडा शिफ्ट हो रही हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई मदर यूनिट तो ये दे नहीं पाए। और जिस तरीके से इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बजट में कटौती की है, शिक्षा के क्षेत्र में बजट में कटौती की है, SC ST छात्रों की शिक्षा है, छात्र भर्ती है, दलित जो छात्र छात्रा है उनके वजीफे के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर 134 के ऊपर इन्होंने जो कटौती की है दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने बजट को बढ़ाया नहीं है उस क्षेत्र में, शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बाकी अभी तो इन्होंने कटौती की है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी वंदना जी से, लेकिन उससे पहले विजेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपने जितेंद्र जी को भी सुना, वंदना जी को भी सुना, आपका पक्ष मैं जानना चाहती हूँ। रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को आपने सुना किस तरीके से क्या कुछ कह रहा है। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में हम नौकरियां दे रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर चंदेलिया जी ने कहा कि कुछ भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। आपका पक्ष में जानना चाहती हूँ उस पर। मोनिका जी देखिए, ये जो गठबंधन की सरकार है हर बात के ऊपर इतना ज्यादा झूठ का प्रचार करते हैं, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं और उसको ये समझते हैं कि जनता उसको मान लेगी। लेकिन जनता दर्पण है, जनता सब जानती है कि किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। जनता तो सब जानती है सर, इसीलिए जनता सत्ता से हटा देती है, फिर दूसरी दल को लाती है, मौका देती है। हाँ, मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इनेलो पार्टी से कोई कमी रही होगी, इसलिए उन्होंने भरोसा जता लिया कांग्रेस के ऊपर। लेकिन कांग्रेस ने इतना सारा भ्रष्टाचार और इतनी सारी अनियमितता, इतना संशोधन कार्य किए, तो फिर जनता ने सोच लिया कि चलो भाजपा वाले कुछ फायदा कर देंगे। रेड्डू जी सरकार तो आपने भी भाजपा के साथ चलाई है। भ्रष्टाचार की तो बात आप ना ही करें। जेबीटी भर्ती घोटाले के मामले में अभी आपके जो मुखिया है वो सजा काट के आ रहे हैं। जुर्म करने को करते सभी हैं, मुजरिमों को पकड़े गए हैं। चंदेलिया जी सरकारें चलाई है। चल संपत्ति के मामले में आपके नेता भ्रष्टाचार। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो चंदेलिया जी सुनिए, चंदेलिया जी देखिए, जब आप बोलते हैं तो सब आपको शांति से सुनते हैं। मैं चाहती हूँ कि जनता तक आपकी बात पहुंचे, हम जो मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो उन तक पहुंचे। ये दिशाहीन ना करें रेड्डू जी। नहीं, ठीक है, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, देखिए भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूँ विजेंद्र जी, तो जेबीटी भर्ती घोटाला तो आपको याद ही होगा, और अभी अभी आपके जो सुप्रीमो है वो सजा काट के आए। उसमें पूरी सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, पूरे SIT की इन्वेस्टिगेशन हुई, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार की कहीं किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं हुई। ये कांग्रेसों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र के तहत गलत तथ्य पेश करके इनको सजा दिलवाने का काम किया था। इसके बाद चंदेलिया जी मैं कर रही हूँ उनसे सवाल। चंदेलिया जी आपके पास आऊंगी, आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। और आप मिथ्या कर रहे हैं उसको। चंदेलिया जी आपके पास आऊंगी मैं, आप जवाब दीजिएगा, फिर मेरे को वॉल्यूम डाउन कराना पड़ेगा आपका, वरना। एक सेकंड, बात पूरी होने दीजिए। ठीक है विजेंद्र जी बोलिए, विजेंद्र जी बोलिए। डिबेट दिशाहीन ना हो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर जितेंद्र जी। ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जितेंद्र जी आऊंगी आपके पास, आपको पूरा समय दूंगी बोलने के लिए मैं। ठीक है, बोलिए विजेंद्र जी। भ्रष्टाचार की बात तो कोई दल करे ही ना, किसके राज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? दुर्भाग्य है बड़ा देश का और प्रदेश का। बोल लेना तो कहना, कह देना तो कहना, जितनी कहना बड़े को 8,000 कनी मोदी वगैरह खाली जेल में पड़ी है, देश को रुक के खा ले, लाखों करोड़ों रुपए मोदी जो आप अलाइंस के लोग किसी को भी सजा नहीं हुई, कोर्ट ने बरी किया है। सारे झूठे बार बार नहीं चढ़ते आपकी सरकार। यही करते हैं आप लोग सदन में, यही करते हैं, जनता का ध्यान भटकाते हैं, हंगामा करते हैं, और जो मुद्दे की बात होती है, जो जनता की सरोकार की बात होती है, वो पीछे छूट जाती है। यही आप डिबेट में करते हैं।
मोनिका मैं कभी नहीं कहता, लेकिन इनको बोला मेरे बीच में ना बोलेंगे। आरोप न लगाते ये ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश मत करें मेरे सामने। अपनी चर्चा को कराया मैंने, मुद्दे पर चर्चा की है मैंने। ठीक है मुद्दे से नहीं बढ़ता। विजेंद्र जी, आप अपना पक्ष रखिए। के लिए व्यक्तिगत नहीं बोला मैंने। विजेंद्र जी, आप अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, बोलिए। बिल्कुल। हाँ मोनिका जी, देखिए मैं कह रहा हूँ जो ये ठीक है विजेंद्र जी, क्योंकि समय का अभाव है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, आप ब्रेक के बाद बोलिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन दोपहर 1:30 पर, केवल हर खबर हरियाणा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा खास डिबेट शो मसला में। आज विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन रहा। विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, कई मुद्दों पर हुंकार भरी और सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरा। इसी मुद्दे पर हमने सबकी राय ली, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इनेलो से हम राय ले रहे थे और विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मोनिका जी, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि करोड़ों लोग हमारे को सुनते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स हमारा जाए, इसलिए एक इसको परमानेंट लागू करे। कोई एक दूसरे के बीच में कोई जवाब ना दे, अपना नोट करे और आफ्टर दैट जो है ना आप जवाब दे सकते हैं, बीच में ना बोले। एक मिनट के लिए मैं बात दोहराना चाहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में
2004 में FIR दर्ज हुई थी, 2006 में इनका नाम बाद में ऐड करवाया गया था। फर्स्ट FIR में इनका कोई नाम नहीं था, 2006 में नाम दोबारा से ऐड हुआ और 2013 में सजा की घोषणा हुई थी। ये बाद में सब जानते हैं इसको। लेकिन मैं ये कहता हूँ मोनिका जी, जो ये बजट उसको छोड़िए, इस बजट रोजगार के मुद्दे पर आते हैं। बजट सत्र के लिए मोनिका जी हमारी पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। सबसे पहला तो जो ट्रैक्टर को 10 साल के लिए वैलिड किया गया है कि वह 10 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, हमारी पुरजोर मांग है कि इसमें संशोधन करवाया जाए, सरकार इसके लिए प्रयत्न करे। और एक ट्रैक्टर, देखिए 10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर निकलता है, अगर 10 साल में उसको आप कंडम बना देंगे तो 1 लाख रुपए किसी कॉस्ट ही पड़ेगी, इंटरेस्ट अलग से रह जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ट्रैक्टर को इस लाइफ शेड्यूल से बाहर निकलवाने का काम करे। इसके अलावा देखिए कितने गजब की बात है ये, सन 1987 में वृद्धावस्था पेंशन को लागू चौधरी देवीलाल जी ने किया था। उस टाइम आयु को आधार मान करके किया गया था। अब जिस प्रकार से इसमें आय को जोड़ा गया है, इसको दूर करके देखिए समाज में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, बहुत सारे परिवार रहते हैं जिसमें बुढ़ापे में जाकर के पति और पत्नी की भी नहीं बनती है और उनमें भी कहीं ना कहीं विभाजन आ जाता है। और आज के जमाने में 2 लाख रुपए में 2 व्यक्तियों का गुजारा नहीं होता। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मांग करती है कि इसमें से आय के आधार को हटा दिया जाए, आयु के आधार पर यह पेंशन लागू रहनी चाहिए। और तीसरी आज प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ी बात, ये युवाओं के, प्रदेश के स्थानीय नागरिकों के हमदर्द होने का इतना जो दम भरने वाली पार्टी है, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, जो आपने डोमिसाइल की एज 15 साल से घटाकर के आप 5 साल कर रहे हो, तो इसमें जो भी बाहर का लोग आकर के बसेंगे वो सारे के सारे 5 साल बाद हरियाणा निवासी बन जाएंगे। जब वो हरियाणा निवासी बन जाएंगे तो मूल निवासी कहाँ जाएगा? तो ये बहुत ही गलत निर्णय हरियाणा के युवाओं के खिलाफ लिया गया है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। इस निर्णय की हम गौर भर्त्सना करते हैं और इसको तुरंत प्रभाव से इसको खत्म करने का काम करना चाहिए। डोमिसाइल की लाइफ जो है 15 साल की ही रहनी चाहिए, 15 साल बाद ही डोमिसाइल करना चाहिए। इसके अलावा मोनिका जी, भाजपा पार्टी ने 50,000 प्रति वर्ष से अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे, और ये हमारी बहन कहती है कि हमने 83,000 7 साल में रोजगार देने का काम किया है। तो स्वयं अपने ही वायदे को ये झुठला रही है। तो इससे साफ होता है कि हरियाणा प्रदेश में ये सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी मतलब उत्सुक है और कितना ये देना चाहती है। हरियाणा प्रदेश में आज बेरोजगारी की बहुत मार है। संकल्प पत्रों की और वायदों की अगर बात करें तो मुझे तो हंसी आती है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी अभी तक जो कि संकल्प पत्र पर जितने भी वायदे किए गए हैं वो सभी पूरे हुए हों। खैर ठीक है, आपने जो तमाम सवाल किए हैं, ठीक है, आपने जो तमाम सवाल किए हैं और इसी के साथ जितेंद्र जी ने भी सवाल किए हैं। वंदना जी, आपने सुना होगा, इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने हैं। जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष में आप हैं। जी, सबसे पहले मोनिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और मुझे कृपया करके जवाब पूरा देने दिया जाए। बहुत सारे मुद्दे उठा दिए गए हैं, तो एक एक का जवाब मैं पिछली सरकारों को ना घेरते हुए आपकी सरकार में क्या हो रहा है आप बताइए। देखिए, जनता वही सुनना चाहती है। मोनिका जी, आप एक एंकर हैं और आपसे पहले हो सकता है कोई और एंकर हो या आपके बाद कोई और एंकर भी आए और अचानक से वो एंकर मना कर दे कि मैं तो ये डिबेट नहीं कर पाऊंगा, मेरे से डिबेट नहीं संभलेगी, और आप बोले कि मैं संभाल लूंगी, और आपकी डिबेट के बाद वो आप पर जाकर छीटाकशी करे कि ये नहीं अच्छा क्या, ये अच्छा नहीं क्या। खुद में तो दम था नहीं, दूसरा जो कोई काम कर रहा है उस पर आप क्वेश्चन मार्क उठाएंगे तो याद तो दिलाया जाएगा ना कि आप में दम नहीं था। तो वो याद दिलाना भी कई बार जरूरी हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन उसमें ज्यादा समय मत लीजिएगा, क्योंकि वंदना जी, जनता जो आपको देख रही है वो अपने मुद्दों को सुनना चाहती है, ना कि पिछली सरकारों ने जो किया उसका भुगतान उन्होंने किया। पिछली सरकारों ने जो किया उनको हटाया फिर जनता ने ना, इसलिए आपको सत्ता पक्ष में लाए हैं। मोनिका जी, मेरी कोशिश यही रहती है कि 80% में अपनी बातों का जवाब दूं, लेकिन कई बार कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं जितेंद्र जी की बात सुन रही थी, उन्होंने जो बात कही मैं सुनकर हैरान हूं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैं हैरान हूँ, क्या सभी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? और खास असंगठित क्षेत्र की भी बात कही आपने, मेरे सवाल को पूरा नहीं सुना वंदना जी।
मैंने असंगठित क्षेत्र की बात की, उसमें मजदूर आते हैं। मनरेगा से कांग्रेस ने रोजगार देने का जहां पर काम किया, प्राइवेट सेक्टर के जहां पर कर्मचारी आते हैं, असंगठित और गवर्नमेंट सेक्टर की मैंने बात की। आपने मेरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं, प्रश्न को दोहरा रहे हैं, अपने प्रश्न को दोहरा रहे हैं। ठीक है, बस प्रश्न दोहरा दिया मैंने। चाहिए। असंगठित क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर की मैंने बात की। वंदना जी ने, ठीक है, नहीं, चंदेलिया जी कांग्रेस का मंच नहीं है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आप ये किसी का मंच नहीं है वंदना जी, जनता का मंच है। बैठे हम सुनने के लिए उनके मुद्दों पर बात होती है, उनके मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है चंदेलिया जी, क्षेत्र में आपने चंदेलिया जी आपका सवाल सुन लिया है वंदना जी ने। मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, रोजगार आपने 1,66,000 सारे सवाल में कर चुकी हूँ, वो जवाब दे रही हैं। तो निकाल कर आपने, आप कह रहे 84,000 आपने वैकेंसी नहीं चंदेलिया जी, किसको भेज देते हैं डिबेट में, मुझे वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। आपका सवाल उन्होंने सुन लिया है, जवाब ले लीजिए। आपके पास आऊंगी तो पूरा समय लीजिएगा। क्या मैं आपको समय नहीं देती हूँ? आपके चैनल पर झूठ बोले, क्या मैं आपको समय नहीं देती हूँ? चंदेलिया जी, ये गलत है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। वंदना जी बोलिए। अब ये बोले तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी, अगर मेरे बीच में बोले तो। आप बोलिए वंदना जी, जितना मर्जी बोलिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी, ना मैं टोका अभी। जी, आपने कहा कि सरकारी नौकरी अगर सब दे देंगे तो डेवलपमेंट तभी होगी। मैं ये मानती हूँ कि प्राइवेट एरिया में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे जॉब करें कि सरकारी से कई गुना पैकेज वो ले रहे हैं। और यहाँ पर रोजगार देने का मतलब सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता। आप यहाँ पर 84,000 गिनवा रहे थे, तो मैं आपको बताऊं 3.5 लाख हमने निजी क्षेत्रों में भी दी है जॉब। मैं उनकी भी बात कर रही थी, पर आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी सुन लेते हैं। दूसरी बात, बहुत जल्दी बात करूंगी मैं। दूसरी बात यूक्रेन की आपने की, लेकिन वंदना जी, मेरा भी सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जो युवा आपको सुन रहा है वो जानना चाहता है कि सरकार का फॉर्मेट क्या है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी देने को लेकर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने को लेकर हो। क्या फॉर्मेट है प्रदेश सरकार का? प्रदेश सरकार का फॉर्मेट बहुत क्लियर है कि जितने युवाओं को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं उनको बनाएंगे। जहाँ पे सरकारी नौकरी में आवश्यकता है उसके लिए हम करेंगे। आपने सक्षम योजना के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि सुपर 100 कि हमने कुछ जो बहुत ही गरीब घर से आते हैं लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उनको हमने पढ़ाकर उनका IITs में, नीट में एडमिशन हो रहा है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो वो हम लॉन्ग टर्म प्लान्स पे भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम हमने छोटा मोटा कुछ दिखा दिया। चंदेलिया जी, आपके पास ही आ रही हूँ, हम इंतजार लॉन्ग कीजिए, टर्म प्लान्स पे भी जा रहे हैं। हम एज जो प्रेजेंट युवा है उसके लिए भी सोच रहे हैं, और आने वाली युवा पीढ़ी जो है उसको स्किल करने के लिए भी सोच रहे हैं, ताकि उनको नौकरियों के लिए भटकना नहीं पड़े। साथ के साथ अगर आत्मनिर्भर बन सकते हैं तो उसके लिए आप जैसे देखिए सहकारिता में हरित स्टोर खोले गए हैं। हरित स्टोर का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही, आप अपना शॉप में जाना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, तो उसके लिए सरकार मदद करेगी, आपको पैसा देगी। आप रेंट पे दुकान लीजिए या अपनी दुकान हो, आपके मार्केट के आसपास घर है तो आपके बाहर के कमरे में दुकान बनाकर सामान सरकार दे रही है, आप उसको बेचिए। जो आपका बेनिफिट भी कम आ रहा है, लगता है कि अभी दुकान नहीं चली है, तो वो पेमेंट भी देगी 15,000 रुपए कि आप 15,000 रखिए। HSSC में भी आप भर्ती जो है उसमें भी योगदान अपना दीजिए, युवाओं की मदद कीजिए, ये भी जरूरी है। देखिए, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ नजर आती है तो उसको रोकने का काम भी हमारा है। उसको हमने पूर्ण रूप से रोका है, और HSCC में जिस तरह से आगे पोस्ट निकलेंगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पारदर्शी ढंग से जो है नौकरियां दें। ये तो आप भी जानते हैं कि फर्जीवाड़ा हो, गड़बड़ी हो, ये मुख्य वजह है। भर्तियां जो है वो नहीं हो पा रही है, रुक रही हैं। इस पर नकेल कसने के लिए क्या स्टैंड है? क्या यहाँ पर ठोस कदम सरकार ने उठाया है? कुछ पुरानी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कोशिश करते हैं। हम लगातार जितना भी हमारा एग्जाम सिस्टम है उसको और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से कैमरे से नजर रखी जाती है, तमाम तरह की चीजें जो है वो की जा रही है ताकि हम नकल को रोक सके, लेकिन योग्य बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आप विश्वास रखिए कि हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए, लेकिन योग्य बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। हो सकता है एक एग्जाम उनका कैंसिल हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोग्य बच्चे नकल करके पास हो जाएं और वो जॉब ले लें। और समय निकल जाए, ऐसे न्याय भी इतना नहीं, ये जो है इतनी देरी भी नहीं होनी चाहिए। देर है पर अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है। ये मोदी मनोहर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर अंधेर नहीं है। अभी यहाँ पर धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे थे, आपको मैं बताना चाहूंगी, इस देश की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त को
गद्दी पर बिठाया और वो अन्याय नहीं होने देंगे। और मैं आपको अगले प्रश्न का यहाँ पर मैं जवाब दे दूं। यहाँ पर विजेंद्र रेड्डी जी ने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए थे। अन्याय नहीं हो रहा, अन्याय होने से बचा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर नकल हो रही है, जो नकल से पास हो रहे हैं उनको हम नौकरी दे दें? वो पॉसिबल नहीं। आप भी मेरी जगह होती या हमारी सरकार की जगह होते तो ये डिसीजन होता कि कोई बात नहीं, एग्जाम दोबारा ले लेंगे लेकिन अन्याय नहीं करें। ठीक है, ये अन्याय नहीं हो रहा, देर जरूर हो रही है लेकिन अन्याय नहीं हो रहा। आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ विजेंद्र जी। ठीक है, मैं और वंदना जी थोड़ा जल्दी उनके मैं जवाब दे दूं। यहाँ पर उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के बारे में विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा था। बुढ़ापा पेंशन का मैं आपको बताऊं कि किसी की भी पेंशन नहीं काटी जा रही है। और ये जो आय का मुद्दा है, ये हुड्डा साहब ने 2012 में लगाया था, इसको ऐड किया था और जब जैसे ही फैमिली आईडीज बनी तो वो सामने आ गया है। लेकिन किसी की भी पेंशन कट नहीं रही। हमने 23,000 लोगों को प्रेरित किया है कि आपकी आय कम है क्योंकि वो आईडी में आया है, तो हम उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर की बात आप कर रहे थे, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, हमने एनजीटी से दूर रखा था। आज मनोहर लाल जी का बयान है और आने वाले टाइम में भी वो बात करने जा रहे हैं कि जो ट्रैक्टर्स हैं 10 साल जिनको हो गया, 15 साल हो गए, उनको दूर रखा जाए। डोमिसाइल की आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि हरियाणा के निवासी कहाँ चले जाएंगे, तो मुझे लगता है डोमिसाइल से ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है जो लोग आकर हमारे हरियाणा को अपना ले वो उनको बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन हमारे हरियाणा वासियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कहाँ जाएगा मतलब क्या है, वो तो हरियाणा के निवासी है ना, वो कहाँ जाएंगे, वो तो यही रहेंगे, उनको तो बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, आपने कहा देर है अंधेर नहीं। चंदेली जी आपके पास यार, उसके बाद विजेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि एक कहावत है ना कि भूखे को जब भूख लगी तब खाना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, जब वो मर जाए उसको तब खाना दिया जाए तो वो खाना किस काम का? जरूरी है नहीं, मरने से बचा लिया जाए वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत जरूरी है। खाना चाहे थोड़ी देर दे दिया जाए, लेकिन वो किसी और कारण से मर रहा हो तो मारना नहीं चाहिए। मैं इसमें भी बिलीव करती हूँ। और अयोग्य बच्चों को नौकरियां देना मेरे हिसाब भी से नहीं चाहिए, सही लेकिन जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार है उन पर नकेल कसिए और युवाओं को नौकरी दीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश में। ठीक है, हम उसी दिशा में लगातार काम करेंगे। ठीक है, चंदेलिया जी, वंदना जी का कहना है कि मोदी और मनोहर सरकार में देर है अंधेर नहीं। बोलिए चंदेलिया जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए जी। मैं 15 जी ने जो बातें कही कि मनोहर और मोदी जी की सरकार में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो उस पर मैं एक फैज साहब की एक पंक्ति मुझे याद आती है जो चरितार्थ होती है कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें, मन की बात बहुत करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और रिमोट कंट्रोल वहां से चलता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिलने डुलने लगते हैं। तो बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। तो इनके हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, भाजपा के प्रवक्ता आवाज भारी रखते हैं। जो प्रदेश में जो सरकार डबल इंजन की, ये रिमोट और बटन की तो बात कीजिए नहीं, क्योंकि बहुत आरोप भी लगते आ रहे हैं कि कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिनका रिमोट किसी और के हाथ में रहा। ठीक है, आपने जितना समय भाजपा की प्रवक्ता को दिया, आपको बिल्कुल मिलेगा, नहीं आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मैं बीच में उनको भी टोकती हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं आपको समय नहीं दे रही हूँ। जो बजट सत्र में हमारे जो मुद्दे थे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता, प्रदेश की जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और महिला, मैं समझता हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बहुत प्रचार किया गया और प्रदेश और देश की जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसा आया, लेकिन इनके सांसद, मंत्री, इनके विधायक उस पैसे को खा गए। आप फरीदाबाद की मैं बात ठीक है, आप देख लीजिए सड़कों के हालात हैं, आप देख लीजिए सड़कों का बजट कहाँ गया, प्रदेश की जनता किस आधार पर बोल रहे हैं आप चंदेलिया जी? आज गड्ढे खुदे हुए हैं, आज लोगों को कितनी परेशानी, चंदेलिया जी, आधार तथ्य आधार होना जरूरी है ना चंदेलिया जी? ऐसे किसी पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। देख लीजिए स्वास्थ्य सेवा कैसी है, स्वास्थ्य सेवाओं का पालन देख लीजिए। ठीक है वंदना जी,
जी, मैं कर रही हूँ बात। चुनाव में चमेलिया जी, आधार और तथ्य बहुत जरूरी है, आप ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। चारों कोने चित्त मारेगी, काट के आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है जनता को। आधार और तथ्य पर बात कीजिए ना सर। प्रदेश की जनता आवाज़े आवाम नकारे खुदा, आवाज़े आवाम नकारे खुदा। ठीक है, मैं वॉल्यूम डाउन करा दूं क्या? किसान को मार दिया, मजदूर को मार दिया, चमेलिया जी, युवा को मार दिया, वंदना जी एक सेकेंड, प्रदेश के देश के कर्मचारी को मार वंदना जी दिया। एक सेकेंड, चमेलिया जी, मोनिका जी, मोनिका जी, आप मेरा एक सवाल है। आप आधार और तथ्य के साथ आरोप लगाइए ना सर। आप आरोप और तथ्य के साथ आरोप लगाइए, मैं भी उनसे जवाब लूंगी। फिर आरोप आप लगा रहे हैं, उसका आधार होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए। मैं भी उनसे सवाल करूंगी फिर। मोनिका जी, मेरा सवाल है, क्या राजस्थान, क्या कांग्रेस की तरह ये पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे? क्या पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे? आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर कोई न्याय देंगे? क्या बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती निकालेंगे या बार बार पेपर लीक करेंगे? बार बार पेपर लीक करेंगे? सुनियोजित तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से चमेलिया जी, वंदना जी एक सेकेंड, बेशर्मी पर इनके मुख्यमंत्री चमेलिया जी कहते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं सरकारी नौकरियां। चमेलिया जी आप शांत हो गए, वॉल्यूम डाउन कराऊंगे। मुख्यमंत्री बेशर्मी वाला बयान देते हैं मनोहर लाल विजेंद्र जी, वो कहते हैं कि प्रदेश का युवा, प्रदेश का शिक्षित युवा सरकारी रोजगार की बात हो रही है। यही करना आता है क्या आप लोगों को? यही करना आता है क्या? इसी तरीके से आप ध्यान भटकाते हैं जनता का। बड़ा दुर्भाग्य, आप यही चाहते हैं कि मुद्दों पर बातचीत ना हो। बेरोजगार युवा को मार दिया, नहीं, पेंशन लागू कर चमेलिया जी की आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए चमेलिया जी की, ये नहीं चलेगा चमेलिया जी। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। नहीं, एक सेकंड वंदना जी, एक सेकंड, नहीं विजेंद्र जी, नहीं है इनके पास। मैंने वॉल्यूम डाउन कराया ना, एक सेकंड रुकिए आप भी। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। विजेंद्र, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको जवाब देना है, आपको ही जवाब देना है, आप ही सत्ता पक्ष में। विजेंद्र जी बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखिए एक तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारी बात सरकार तक जानी चाहिए। वंदना जी ठीक है, एक प्रवक्ता के तौर पर ये बैठी है, लेकिन कोई नीति या पॉलिसी लागू करते शायद इस कैपेसिटी में नहीं होता है प्रवक्ता, और ये हो तो अच्छी बात है। अगर ये है तो मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने भी डोमिशन वाली बात को, मेरी वाली बात को रिपीट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वंदना जी, अगर किसी गांव में आग लगती है तो पहले अपनी झोपड़ी बुझाने की कोशिश करता है। जब हमारे प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। बट जो हमारा अपना प्रदेश का युवा है, हमें प्राथमिकता उसको रखनी चाहिए। यदि आप डोमिसाइल को 5 साल में कर देंगे तो वास्तव में प्रदेश का युवा उससे प्रभावित होगा ही होगा, और 100% होगा। इसलिए आप इसको जरूर करें। दूसरी बात, देखिए इस सरकार में भ्रष्टाचार, ये कहते हैं कि अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमने सुना था कि हम भ्रष्टाचार को बहुत कम कर दिया, खत्म कर दिया। मैं तो कहता हूं कि भ्रष्टाचार डबल हो गया है। इससे बड़ी और बेशर्मी की बात क्या होगी जब SC/ST के कार्यालय में 2-2 करोड़ रुपए कैश मिल जाता है, 28 जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो जाते हैं, तो कहाँ जाएगा देश का युवा? युवा के बारे में चिंता करो, किसान के बारे में चिंता करो। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लिए पूछना चाहता हूँ, युवाओं के बारे में अगर राजनीतिक दलों ने सोचा होता तो आज ये नौबत ही ना आती, ये तस्वीर आज प्रदेश की होती ही नहीं, देश की होती ही नहीं। खैर ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मोना जी, एक बात हो गया, इसके प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कुछ वायदे किए गए थे सरकार की तरफ से। हम ये वायदे 3 वायदे थे मुख्य, ऐसे वो MSP का था, वापस लेने की बात थी और मुआवजा देने की बात थी। तो अगर सरकार स्वयं ही अपने वायदों से भागेगी तो आम नागरिक के मन में क्या सोच जाएगी, और आम नागरिक क्यों अपनी जुबान पर खराब करने का काम करेगा? तो सरकार इस प्रकार से किसानों के साथ जो ना ये छल कपटी करती है, धोखापटी करती है, तो क्या सरकार अब ऊपर से उतर के आती है? सरकार जनता में से निकल करके तो सरकार बनती है। जनता बड़ी उम्मीद के सहारे, इन्होंने जैसे आपने क्वेश्चन उठाया था कि अगर अच्छे काम होते तो नलों की सरकार नहीं जाती, तो वो अच्छे के लिए तो भाजपा को चुना था, लेकिन भाजपा तो वो एक तो नियम रूप से कहना चाहने वाली बात होगी, इसने तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। चले कम से कम आप लोग ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, इसलिए जनता ने आपको नकारा। ठीक है, लेकिन आज जनता फिर से याद कर रही है,
आज जनता फिर से इनेलो को याद कर रही है कि तो अगर पता चल जाएगा इनेलो का आएगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा गदर मचा दिया। आज से 17-18 साल पहले की वो बातें और आज के हमारे हालात में बहुत फर्क है मोनिका जी। तो आज के हालात जो सर जिस प्रकार से देखिए, मैं एक बड़ा थोड़ा जल्दी विजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ, समय का अभाव है। पूरे सेशन अक्टूबर से लेकर के और आज मार्च आ गया, फसल पकने को तैयार होगी। खाद की कमी किसान झेलता रहा और सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ कहती रही कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। हमारी महिलाएं तो थाने में जा करके 4 बजे बहन लगाते रही, फिर भी कहते हैं कि कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से चारों तरफ भ्रष्टाचार का आनंद है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बना दिया। और एक हमारे भाई तो कल वाली डिबेट में कह रहे थे कि हमने बेरोजगारी मुक्त हरियाणा बना दिया हमने। अरे बेरोजगारी, हंसी आती है बातें सुन करके कि बेरोजगारी मुक्त हरियाणा बनाने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ सरकार होती है, सच्ची बात बोले, ईमानदारी से बोले, ताकि जनता का आपके ऊपर विश्वास बना रहे। नहीं तो जनता आपको बीच में भी चलता करने का काम करेगी। 1-2 साल आपके पास बचा है, ये तो अच्छे से आप निकालने का। ठीक है वंदना जी, ठीक है, जवाब दीजिए। आपने सुना, चंदेलिया जी को भी आपने सुना, विजेंद्र जी को भी सुना। देखिए, सबसे पहले गोल बात नहीं, आप फैक्ट पर बात करते हैं, ये अच्छी बात है, कट पर बात कीजिएगा क्योंकि समय का भी अभाव है। जी मैं फैक्ट पे ही बात करती हूँ। सबसे पहले इन्होंने पेपर आउट की बात की, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की कि 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसको पकड़ने का काम भी हमने किया। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ गया और उसने पकड़ा है, वो पकड़ने का काम हमने किया। इनके तो खाप ख्याल में ही नहीं था, हमने बताया कि इस तरह से हमने ये लोग पकड़े हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पर पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक और पेपर आउट में फर्क होता है। पेपर आउट वहां से नहीं हो रहा है, और इतने बड़े जहाँ पे जगह जगह सेंटर बनाए जाते हैं वहां पर कहीं पर भी पेपर लीक हो सकता है। किसी भी मानसिकता के लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको रोकने का प्रयास हम तमाम तरह से कर रहे हैं ताकि हमारे जो युवा हैं उनको कहीं से सहन न करना पड़े। मुकदमे वापस की इन्होंने यहाँ पर बात की। मुकदमे वापस, अधिकतर आधे से ज्यादा मुकदमे वापस हो चुके हैं। कुछ पेचीदा मुकदमे हैं जिनकी कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले की खबर है कि दिल्ली में जो 26 जनवरी वाले मुकदमे थे वो भी वापस लिए गए हैं। तो इस तरह से ये ना बोलिए कि वायदे पूरे नहीं किए जा रहे। मुकदमों की जो प्रोसीडिंग है वो हो रही है। और साथ ही साथ जितेंद्र चंदेलिया जी को मैं चुनौती देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इनको लगता है कि किसी नेता, नेता, मंत्री, कोई भी आरोप लेकर आए, आपका काम यही है, आपका काम यही है। आपको मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बजट घटाया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बजट घटाया, दलित छात्रवृत्ति के वो खा गए आपने। SC ST एक्ट पर जो भारतीय संविधान दलित समाज के लोगों को पैसा देता था, आपने सर्वदान पर जो उनको पैसा नहीं मिल पाता, आपने भ्रष्टाचार का माहौल कर दिया। आप शराब रजिस्ट्री घोटाला का हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच कराएंगे, शराब रजिस्ट्री घोटाला के हाईकोर्ट में मॉनिटरिंग में जांच कराएंगे। है आपने, मैं चुनौती देता हूँ आपको, कराइए। कांग्रेस का पहले दिन से ये आपको चुनौती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शराब रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक घोटाला, भर्ती घोटाला, आप हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच कराएंगे? नहीं करा सकते आप, आपने हिम्मत नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करके दिखाइए, ठेकेदारी पर था, आप खत्म करके दिखाइए। आप युवाओं को रोजगार देकर दिखाइए। मुख्यमंत्री ये कहते हैं, बेशर्मी से कहते हैं मनोहर खट्टर जी, कहते हैं कि प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी की मंशा न रखे। बेशर्मी से सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आपके। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर कहते हैं, किसानों को बोलते हैं, जिस भाषा का वो उपयोग करते हैं और जैसे आदेश देते हैं डंडे मारने का, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल कीजिए ना चंदेलिया जी, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। किसान से ज्यादा बेरोजगार युवा, कीजिए सवाल। पंक्ति में हरियाणा को वो बैठी है जवाब देने के लिए। बेरोजगारी के क्षेत्र में नंबर 1 पर आपने कर दिया, रोजगार के क्षेत्र में नहीं, बेरोजगारी के क्षेत्र में हरियाणा को आपने सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण, शर्म आनी चाहिए डबल इंजन की सरकार को। चलिए ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में, आपके घोषणा पत्र में जो वादे थे। समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी तरीके से सदन में भी जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में इसी तरीके से भिड़ते हुए नजर आते हैं। जरूरत है कि जनता के मुद्दों पर बातचीत हो, उस पर विचार विमर्श हो। फिलहाल हमारी आज की इस डिबेट मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।